Hello students, welcome to Understood. I am Palak Agrawal, your educator for Artificial Intelligence. और इस साल 2026-27 सेशन में हमारे क्लास 10th में कुछ ये टॉपिक्स है पढ़ने के लिए, जिसमें पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें आप कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स ये सब सीखेंगे। और हमारे पास पार्ट 2 में जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स हैं, उसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं AI project life cycle, advanced concepts, evaluating models, statistical data, computer vision, NLP और advanced Python। तो हम ये सब धीरे धीरे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ दिस सेशन धीरे धीरे सब कवर करेंगे। एंड इस जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बिकॉज दिस टॉपिक, द टॉपिक्स यू हैव इन योर करिकुलम दिस ईयर आर वेरी एक्साइटिंग। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से। अच्छा, बिफोर आई मूव फर्दर मुझे एक चीज़ बोलनी है कि हमारे क्लास 10th की जो ये AI बुक्स हैं वो डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट पब्लिकेशंस यूज़ हो रहे हैं। तो हम सब सिर्फ और सिर्फ CBSE का जो करिकुलम है, जो कि सब्जेक्ट कोड 417, हम इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो इफ़ यू वांट कि मैं आपकी पब्लिकेशन बुक्स को भी ध्यान रखते हुए पढ़ाऊं, तो प्लीज़ अपनी पब्लिकेशन बुक्स का नाम कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंट्रोडक्शन टू AI एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है रीविजिटिंग AI प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, AI प्रोजेक्ट साइकिल, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत AI के बारे में पता होगा। नहीं पता होगा तो हम बेसिक्स में एक बार रिविजन कर लेते हैं कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले आर्टिफिशियल मतलब जो कि नेचुरल नहीं होती है, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। ठीक है, इंटेलिजेंस को अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, अंडरस्टैंड इट एंड अप्लाई इट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम किस तरीके से नॉलेज को गेन करते हैं और उस नॉलेज का कैसे आगे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? जब हम किसी मशीन में ह्यूमन इंटेलिजेंस को डाल देते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन machines. These machines are programmed to think, learn and make decisions like humans or even better. ठीक है, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन किसने दी थी? जॉन मैकार्थी ने। जॉन मैकार्थी इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1956 में ये टर्म कॉइन हुआ था, मतलब 1956 में AI को AI नाम दिया गया था। तो जॉन मैकार्थी जी क्या कहते हैं? जॉन मैकार्थी जी कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स जो इंटेलिजेंट हो, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। हमारे पास कंप्यूटर तो था, लेकिन क्या वो कंप्यूटर बेसिक कैलकुलेशंस के अलावा कुछ और काम कर पाता था? नहीं। इसलिए 1956 में जॉन मैकार्थी जी ने कहा कि ऐसा साइंस और इंजीनियरिंग जो कि मशीन्स को इंटेलिजेंट बना दे, स्पेसिफिकली जो कि कंप्यूटर मशीन्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को इंटेलिजेंट बना दे, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा AI जो हम आज अभी अभी यूज करने लगे हैं वो कितना ज्यादा पुराना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल टर्म्स में AI is about giving machines the ability to perform tasks जो normally require human intelligence. AI is about giving machines the ability to perform tasks that normally require human intelligence, such as examples क्या है?
अंडरस्टैंडिंग स्पीच, स्पीच मतलब बोलना, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ वो तुम समझ पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट। और अगर ये काम मशीन कर पा रही है तो वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। क्लियर? रिकॉग्नाइजिंग इमेजेस, ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस, गूगल ट्रांसलेटर, हिंदी तो इंग्लिश बहुत करते हैं हम लोग, है ना। फिर प्लेइंग गेम्स और ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई हैं अभी अभी। ठीक है, अब हम जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई का। 1950 में क्या हुआ था, एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट प्रपोज किया था जिसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट में क्या किया था, एक मशीन की एबिलिटी चेक की गई थी, एक मशीन की एबिलिटी चेक की गई थी कि क्या वो मशीन इंटेलिजेंट बिहेवियर एग्जिबिट करता है, क्या उस मशीन में इंटेलिजेंट बिहेवियर है जो कि ह्यूमन से सेम हो। फिर 1956 में जॉन मैकार्थी जी ने कॉइन किया था आर्टिफिशियल टर्म, कहाँ किया था, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, बर्थ ऑफ एआई एज अ फील्ड। उसके बाद हमारे पास एराज है। 1960 से 1970 तक का जो एरा है, ये डिकेड, 10 साल, ये जो 10 साल हैं, ये अर्ली एआई प्रोग्राम्स डेवलप किए गए थे, किसके लिए, चेस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और थ्योरम प्रूविंग के लिए। और जो प्रोग्रेस थी वो बहुत स्लो थी, क्योंकि नया नया चीज है, लोग सीख ही रहे हैं उस पर काम करना, है ना। 1980s में क्या हुआ था, 1980s में एक्सपर्ट सिस्टम्स बिकेम पॉपुलर। एक्सपर्ट सिस्टम्स, थोड़े बहुत एक्सपर्ट सिस्टम्स जो बने वो पॉपुलर हो गए। और क्या किया इन लोग ने, रूल बेस्ड प्रोग्राम्स जो थे, जो कि ह्यूमन एक्सपर्ट डिसीजन मेकिंग को, मिमिक करते थे। मिमिक मतलब एक्टिंग करते थे, समझ रहे हो, अंडरस्टूड। 1990s में हमारे पास आया मशीन लर्निंग। कब आया, 1990 में मशीन लर्निंग। और इसी टाइम में 1990s में जो IBM का डीप ब्लू मॉडल था, IBM का डीप ब्लू मॉडल था, उसने वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराया था, समझ गए। उसके बाद 2000s में एक्सप्लोजन ऑफ बिग डेटा। अब 2000 का टाइम्स था जब हमारे पास यूट्यूब 2005 में बना, ठीक है। यही टाइम था जहाँ पे हमारे पास इमेजेस, वीडियोस वगैरह वगैरह सब आने लगे थे। एंड इस टाइम पे हमारे पास क्या आने लगा, बिग डेटा। बिग डेटा में क्या आता है, टेक्स्ट और वीडियोस और इमेजेस, ठीक है। इसके बाद 2010 में डीप लर्निंग रेवोल्यूशन आया। डीप लर्निंग रेवोल्यूशन कैसा, जो कि हम ह्यूमन को बिल्कुल ही मिमिक करने लगे, सीरी, एलेक्सा, ठीक है। उसके बाद 2020 में जनरेटिव एआई आया। 2020 में हमारे पास चैट जीपीटी, जो कि आज हर इंसान अपना होमवर्क करने के लिए यूज करता है, ठीक है। चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ये सब क्या आ गए, जनरेटिव एआई। ये होते हैं तुम्हारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। और इनके आने के बाद एआई का जो हम बोलते हैं बूम, अब हम सब एआई यूज करते हैं। विदाउट एआई अब हम कोई काम करते ही नहीं है, खुद का दिमाग लगाना चाहता ही नहीं है इंसान, सब एआई करेगा, चिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एआई की। तो 3 टाइप्स ऑफ एआई है हमारे पास। नैरो एआई, जो कि होता है वीक एआई, ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, एक ही काम कर सकता है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, स्पैम फिल्टर्स, चेस इंजन, वॉइस असिस्टेंट्स, ठीक है। फिर होता है एक जनरल एआई। जनरल एआई को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एआई, और वो कोई भी एक इंटेलेक्चुअल टास्क कर सकता है, सॉरी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एआई क्या करता है, कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क परफॉर्म कर सकता है जो एक ह्यूमन भी कर सकता है, समझ रहे हो। इसका एग्जाम्पल क्या है, अ मशीन दैट कैन लर्न एंड अप्लाई नॉलेज अक्रॉस एनी डोमेन जस्ट लाइक ह्यूमंस, ठीक है। तो ये जो जनरल एआई है वो
ह्यूमंस के जैसा ही काम करता है, इसलिए वो होता है स्ट्रॉन्ग एआई। लास्ट एआई होता है सुपर एआई। अब जैसे कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, वैसे सुपर एआई भी होगा। ठीक है, तो ये है थ्योरेटिकल एआई, ये अभी प्रैक्टिस में नहीं आया है, और अगर आ गया, समझे है ना फिर। तो थ्योरेटिकल एआई दैट सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस इन एवरी वे। ठीक है, कहाँ पे देखा जाता है? साइंस फिक्शन में, जहाँ पे रोबोट्स कैन आउट थिंक, आउट परफॉर्म एंड आउट प्लान ह्यूमंस इन एवरी डोमेन। ये जो कि मूवीज आ रही हो, साइंस फिक्शन मूवीज देखो एआई के ऊपर, वहां पे रोबोट्स आर मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस। कौन सी मूवी थी वो? चिट्टी, यू नो द ड्रिल। ओके, चलो, तो हम बात करते हैं कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई की। तो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई क्या होती है? लर्निंग, इट इज यूज्ड फॉर लर्निंग, जो कि जो भी उसको डेटा दिया जाएगा वो उससे लर्न करेगा और उससे इम्प्रूव करेगा ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली रीप्रोग्राम्ड। उसको बार बार हमको रीप्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, बैठ के कोडिंग वोडिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद होती है हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग मतलब एआई कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड मेक लॉजिकल डिसीजंस। ठीक है, जैसे मैंने पूछा, चैट जीपीटी को मैंने पूछा a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3, इसमें से बड़ा कौन है? विच इज ग्रेटर। तो चैट जीपीटी क्या करेगा? थिंक करेगा, सोचेगा कि इसने मुझसे ये क्या पूछ लिया। उसके अंदर डेटा होगा, उस डेटा से उसने लर्न की होंगी चीजें, उस लर्न चीजों से वो क्या सोचेगा कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, और लास्ट में वो हमको कंक्लूजन में क्या देगा कि b इज ग्रेटर देन a। ये इसने क्या किया है? ये इसने कंक्लूड किया है, ये इसने एक लॉजिकल डिसीजन बनाया है कि b जो है वो a से बड़ा है। फिर इसके आगे एआई क्या कर सकता है? एआई कैन हेल्प यू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करने में एआई तुम्हारी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एआई की क्या होती है? परसेप्शन। परसेप्शन मतलब इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब समझना इजी लैंग्वेज में। तो एआई जो है सेंसरी इनपुट्स को इंटरप्रेट कर लेता है, सेंसरी इनपुट जैसे इमेजेस, साउंड, टेक्स्ट, और क्यों करता है? टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है अडेप्टेबिलिटी। तो एआई जो है वो अपना बिहेवियर जो है एडजस्ट कर सकता है बेस्ड ऑन न्यू डेटा और चेंजिंग कंडीशंस। हर एक ह्यूमन बीइंग को भी अडेप्टेबल होना पड़ता है। तुम एक नए स्कूल में जाओ, यू हैव टू बी अडेप्टेबल, तुमको नए क्लासरूम, नए टीचर्स, नए दोस्त, सब में कंफर्टेबल होना पड़ता है। सिमिलरली जो एआई है ये भी अडेप्टेबल होता है। किस चीज़ के लिए अडेप्टेबल होता है? न्यू डेटा के लिए और चेंजिंग कंडीशंस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास? नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। जो ह्यूमन की लैंग्वेज होती है, नेचुरल लैंग्वेज होती है, उसको समझने की शक्ति किसके पास है? एआई के पास है। एआई इज आर सर्वगुण संपन्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करें डोमेन्स। एआई कहाँ कहाँ यूज होता है? मैं समझ के चल रही हूँ कि तुम लोग ये सब पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में। मैं बस ये एक ओवरव्यू दे रही हूँ सो दैट नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे, हम जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे एआई प्रोजेक्ट्स की, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू। ठीक है, तो डोमेन्स या एप्लीकेशंस ऑफ एआई कहाँ है? हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, फिर ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे? सेल्फ ड्राइविंग कार्स बताया था अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल। फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, एंटरटेनमेंट के लिए तो हर कोई यूज करता है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम। ठीक है, उनमें जो तुम्हारा रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, मूवीज फॉर यू, यू माइट लाइक, रिकमेंडेशन सिस्टम। जैसे तुम लोग अपना नेटफ्लिक्स खोलोगे या अमेजॉन प्राइम खोलोगे, सबसे पहले तुम लोग को क्या दिखेगा? बेस्ड ऑन योर वॉच हिस्ट्री। तो रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या यूज करते हैं? एआई।
फिर रिटेल एंड ई कॉमर्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, चैटबॉट, कस्टमर सपोर्ट, चैटबॉट कस्टमर सपोर्ट। ये अभी अभी हर एक जो बिजनेस है ये अपने वेबसाइट्स पे एक लास्ट में एक ऐसा चैट देती है, ठीक है, ये तुम्हारा सपोर्ट के लिए होता है एंड इट इज एआई असिस्टेड, ठीक है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज मतलब ट्रांसलेटर्स, गूगल ट्रांसलेटर, स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम्स, वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी, गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा। क्लियर, अंडरस्टूड। चलो एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोई डिबेट है इस बात की? ह्यूमंस विल ऑलवेज बी बेटर देन एआई, क्योंकि एआई बनाया किसने? हमने, ठीक है। लेकिन हम देखें, अगर लर्निंग स्पीड देखें एआई की, तो मिलियंस ऑफ डेटा जो है वो सेकेंड्स में प्रोसेस कर लेता है, जबकि ह्यूमंस जो होते हैं वो ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगते हैं। 15 साल तक तो हम स्कूल में पढ़ते ही रहते हैं, उसके बाद भी हम कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई जॉब मिलेगी हम उसके लिए भी पढ़ते हैं। तो इंसान जो है जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते ही रह जाता है, और लोग बोलते हैं बस 10 तक ही स्ट्रगल है, ठीक है। विच इज लर्निंग स्पीड जो है ह्यूमंस की स्लो होती है, एआई की फास्ट होती है। कंसिस्टेंसी जो होती है, कंसिस्टेंसी जो होती है, कंसिस्टेंसी मतलब किसी काम को बिना रुके करते रहना करते रहना करते रहना, लेकिन इंसान एक टाइम पे थक जाता है, इंसान एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जो कि एआई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एआई इज अहेड ऑफ ह्यूमंस। हम अगर बात करें क्रिएटिविटी की, क्रिएटिविटी में तो ह्यूमंस का कोई तोड़ ही नहीं है। आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, और क्या बोलते हैं, डिजाइनर्स, एवरीवन इज क्रिएटिव। लेकिन एआई जो है उसके पास बहुत लिमिटेड क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। इफ यू गिव एआई अ प्रॉम्प्ट लाइक डिजाइन मी अ ड्रेस, आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो चीज तुम खुद कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें कॉमन सेंस की, तो कॉमन सेंस इंसान के पास बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो कभी कभार फालतू के डिसीजंस बना लेता है। एवरीवन इज फ्री टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। तो ह्यूमंस के पास स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस होता है, जबकि एआई के पास बहुत वीक कॉमन सेंस होता है, उसके पास होता ही नहीं है, ठीक है। उसको हर एक चीज क्लियरली बतानी पड़ती है प्रॉम्प्ट में, हर एक चीज ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उसके बाद भी वो कभी कभी मिस्टेक्स कर लेता है। सो इट लैक्स कॉमन सेंस। अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, ये हाईली अडेप्टेबल होता है, कहीं पे भी इंसान को छोड़ दो, दे विल अडेप्ट टू दैट सिचुएशन। मैन वर्सेस वाइल्ड में ही देख लो, ठीक है। लेकिन अगर हम एआई की बात करें, इवन दो उसका कैरेक्टरिस्टिक है अडेप्टेबिलिटी, लेकिन अगर कोई चीज उसके ट्रेनिंग डोमेन से बाहर जाएगी या ट्रेनिंग डेटा सेट से बाहर जाएगी, तो वो स्ट्रगल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला, मैंने एआई को ना मैंने एआई को ट्रेन करने के लिए नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं उससे पूछूंगी 3 बड़ा या 2 बड़ा है, तो वो बोलेगा हाँ भाई है। ट्रेनिंग डेटा देखा लिया उसने, 3 बड़ा है या 2, 3 बड़ा है। लेकिन अगर मैं बोलूं 7 बड़ा है या 6, तो वो 2 मिनट के लिए हैरान रह जाएगा कि अरे ये तो मैंने आज पहली बार देख रहा हूँ ये नंबर, क्योंकि मेरे ट्रेनिंग डेटा सेट में तो ये नंबर है ही नहीं। तो अगर उसकी ट्रेनिंग डेटा सेट से कोई चीज बाहर जाएगी, तो एआई वोंट बी एबल टू अडेप्ट टू दैट सिचुएशन। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड की, तो रिलेटिवली स्लो होती है कंप्यूटेशन में। अगर मैंने तुम लोग से अभी पूछ लिया 138 इंटू 78 कितना होगा, मुझे नहीं पता, तुम भी नहीं बता पाओगे एकदम से। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैंने एआई को पूछ लिया, तो वो तुरंत इसका आंसर दे देगा, जो भी होगा। मैं यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ाती हूँ, पर छोड़ो। उसके बाद हम बात करें कॉस्ट की, ठीक है। रिक्वायर्स ऑन गोइंग वेजेस, रेस्ट एंड ट्रेनिंग। मतलब कॉस्ट क्यों? इंसान की तबीयत खराब होती है, पैसा लगता है, इंसान को कपड़ा चाहिए, पैसा लगता है, मकान चाहिए, पैसा लगता है, हर चीज में पैसा लगता है। लेकिन अगर हम एआई की बात करें, तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो हाई होती है, बट स्केलेबल होती है। तुमने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, इट इज गोइंग टू गिव यू लाइफ टाइम रिटर्न्स,
ठीक है। उसके बाद एक और चीज होती है, एक और चीज होती है जो हम ह्यूमंस के पास होती है और एआई के पास नहीं, वो जो है विजडम। विजडम मतलब सही या गलत का फैसला करना। तो ये चीज हम ह्यूमंस में होती है लेकिन एआई के पास नहीं होती है। उसको हमें स्पेसिफिकली ट्रेन करना होता है कि अरे भैया इंसान की प्राइवेसी को नहीं देखना, इंसान की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना है। अगर हम उसको ट्रेनिंग में नहीं सिखाएंगे तो वो पूरा डेटा दे देगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे की टर्मिनोलॉजीज इन एआई। एआई में जो की वर्ड्स हम यूज करते हैं, जो कि हम बार बार रिपीट करेंगे, वो क्या होते हैं? नंबर 1 तो होता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब किसी चीज को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कंप्यूटर में, जब तुम लोग को बोला कि MS वर्ड खोलो, तो MS वर्ड खोलने के जो स्टेप्स थे वो सिखाए थे। स्टेप 1 क्या होता था? गो टू स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट पे जाओ। स्टेप 2 क्या होता था? उसके सर्च में टाइप करो MS वर्ड। और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता था? डबल क्लिक। तो ये क्या है? ये MS वर्ड को खोलने के लिए एल्गोरिदम है, स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब हम बात करेंगे मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ एआई है, एआई की एक ब्रांच है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एआई, ये एआई है, तो ये मशीन लर्निंग है। समझे? मशीन लर्निंग इज अ सब ब्रांच ऑफ एआई। और इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो मशीन्स हैं वो पैटर्न्स खुद लर्न कर लेती है। ठीक है। मशीन लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। हमको इसको बार बार प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप सीख लेती है। मशीन्स आर मोर देन कैपेबल टू लर्न। तो ये क्या हो जाती है? मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के बाद हो जाती है एक डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग के भी अंदर का पार्ट है। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का भी अंदर का पार्ट है। यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे हम ह्यूमन इंटेलिजेंस डालते हैं। जो हमारे ब्रेन का न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन का न्यूरॉन्स है, उससे लर्न करता है। जो मशीन हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स से लर्न करे वो होती है डीप लर्निंग। अ सबसेट ऑफ ML दैट यूजेस मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स like your brain to learn complex patterns, especially useful for images, speech and text. ठीक है। डीप लर्निंग के अंदर ही आता है न्यूरल नेटवर्क्स। अब मैंने तुम लोग को बोला डीप लर्निंग समझ में आ गया क्या होता है? डीप लर्निंग में क्या यूज कर रहे हैं हम? न्यूरल नेटवर्क्स। लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? ये होता है कंप्यूटिंग सिस्टम इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जो कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था कि इसमें आपके ह्यूमन ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे डेटा सेट। डेटा सेट पहले बता चुकी हूँ मैं, जो कि हम कलेक्शन ऑफ डेटा जो कि हम एआई को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया था? जैसे मैंने नंबर्स दे दिए उसको 1 2 3 4 5। अब मैंने बोला इसको सीख लो, मैंने ट्रेन कर दिया, ये डी मेरा डेटा सेट है एआई के लिए। ठीक है। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, वरना है ये बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है मॉडल। जब हमारे पास डेटा सेट दे दिया, जब हमने बोल दिया कि ये चलो अब सीख लो तुम इससे, इसके बाद हमें क्या बनाना होता है? मॉडल। मॉडल क्या होता है? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लर्नड बाय एन एआई सिस्टम फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। तुमने एआई सिस्टम, मतलब मैंने जब ट्रेनिंग डेटा दिया एआई को, तो एआई ने क्या सीखा? क्या सीखा? और जो भी सीखा उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता है मॉडल।
एक बार फिर से समझाती हूँ ये चीज़। मैंने बोला, मैंने जब एआई को ये ट्रेनिंग डेटा सेट दिया, मैंने बोला अब इससे सीख लो, लेकिन एआई ने क्या सीखा? कुछ तो सीखा होगा, लेकिन उस एआई ने जो सीखा उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मॉडल। और ये क्यों यूज होता है? ये यूज होता है मेक प्रिडिक्शंस ऑन न्यू डेटा के लिए। कोई जब हम नया डेटा देंगे एआई को तो उस पर वो क्या कर सके? प्रिडिक्ट कर सके। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ फीडिंग डेटा इनटू एआई मॉडल सो दैट इट लर्न्स पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। जो भी मैंने डेटा सेट दिया, जैसे डेटा सेट क्या था मेरा, ये डेटा सेट था मेरा, ठीक है। इसको जब मैंने एआई को दे दिया, तो मैंने क्यों दिया? ट्रेनिंग के लिए दिया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फीडिंग डेटा इनटू एआई मॉडल सो दैट इट कैन लर्न पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास? प्रिडिक्शन। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रेन्ड एआई मॉडल। जब हमने ट्रेनिंग करी तो हमारे पास एआई जो है वो ट्रेन्ड एआई हो गया। तो ट्रेन्ड एआई क्या देगा हमको? हमको कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये आउटपुट उसने कैसे दिया? ये आउटपुट उसने हमको दिया प्रिडिक्ट करके। ये आउटपुट उसने मुझे कैसे दिया? प्रिडिक्ट करके, ठीक है। तो प्रिडिक्शन इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रेन्ड एआई मॉडल व्हेन गिवन न्यू अनसीन इनपुट डेटा। समझ गए? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। एनएलपी क्या होता है? एनएलपी मतलब एक ब्रांच ऑफ एआई है जो कंप्यूटर्स को एनेबल करता है टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। क्या करता है? एनएलपी क्या करता है? कंप्यूटर्स को एनेबल करता है, एनेबल मतलब शक्ति प्रदान करता है, टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। एग्जाम्पल, गूगल ट्रांसलेटर यूजेस एनएलपी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर विजन। विजन जो चीज आप देख सकते हो, जैसे कि इमेजेस और वीडियोस। तो ऐसा एआई जो कि इमेजेस और वीडियोस को समझने के लिए यूज होता है, समझने के लिए यूज होता है, उस ब्रांच ऑफ एआई को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर विजन। तो व्हाट इज कंप्यूटर विजन? कंप्यूटर विजन इज अ ब्रांच ऑफ एआई that enables machines to interpret and understand visual information from the world like images and videos। ठीक है, क्लियर? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है एआई के? एआई का एडवांटेज सबसे पहले तो 24/7 अवेलेबिलिटी, कभी थकता ही नहीं है, कभी थकता ही नहीं है एआई, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? जॉब डिस्प्लेसमेंट। यू शुड बी इररिप्लेसेबल बाय एआई, यू शुड नो हाउ टू यूज एआई एंड बी इररिप्लेसेबल बाय एआई, तब जाके जॉब मार्केट में तुम खड़े रह पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग। एडवांटेज है कि इसकी बहुत हाई स्पीड होती है और ये बहुत एक्यूरेट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन जजमेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, कैन वर्क इन डेंजरस एनवायरमेंट्स, माइंस, स्पेस, डिजास्टर्स जोन। हर जगह काम कर सकता है, तुम कहीं भी ले जाओ एआई को, स्पेस में भी एआई यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पैसा बहुत खर्च हो जाता है, दिक्कत ये है बस, ठीक है।
एडवांटेज क्या है? रिड्यूसेस ह्यूमन एरर इन रिपीटेटिव टास्क्स। और इसका वो क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? रिस्क ऑफ बायस। बायस मतलब क्या होता है? बायस मतलब क्या होता है? बायस मतलब होता है प्रेजुडाइज। ठीक है, बायस मतलब क्या होता है? प्रेजुडाइज। अरे यार दिख ही नहीं रहा, मैंने सही से लिखा है नहीं लिखा है। बायस मतलब होता है प्रेजुडाइज। मतलब मैंने अगर एआई को कुछ फोटोज दी, ठीक है, फोटोज दी, एंड वो जितनी फोटोज थी दे वर ऑल फ्रॉम पीपल हु हैव फेयर स्किन। दे आर ऑल फ्रॉम पीपल हु हैव फेयर स्किन। तो जब हम एआई को एक डार्क स्किन पर्सन की फोटो देंगे तो क्या वो उस पर परफॉर्म कर पाएगा? नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो यही होता है बायस। एआई इनहेरिट्स बायसेस प्रेजेंट इन ट्रेनिंग डेटा। अगर ट्रेनिंग डेटा में बायस होगा, अगर ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ फेयर स्किन्ड पीपल होंगे तो डार्क स्किन पीपल पे एआई जो है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनेबल्स ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज इन साइंस एंड मेडिसिन। अरे भाई एआई ने तो ये डिस्कवर कर दिया, वो डिस्कवर कर दिया, इट इज द न्यू रेवोल्यूशन। तो ये सब किससे पॉसिबल है? एआई से पॉसिबल है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। इसको कोई प्राइवेसी नहीं बोलेगा। प्रिवेसी, ब्रिटिश में ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन देख लो या तुम लोग इंडियन प्रोनाउंसिएशन देख लो, इसको प्रिवेसी बोलते हैं प्लीज। ठीक है, हाँ, एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स विद लार्ज स्केल डेटा यूसेज। ठीक है, मेटा एआई, अभी बहुत सारे रूमर्स फैले थे कि मेटा इज यूजिंग योर ब्रीचिंग योर प्रिवेसी एंड यूजिंग योर प्राइवेट चैट्स एंड डेटा टू ट्रेन इट्स मॉडल। ठीक है, तो लार्ज स्केल मॉडल्स के साथ क्या होता है? प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस एट स्केल। एग्जाम्पल, रिकमेंडेशन। तुम कोई भी अपना नेटफ्लिक्स खोलो, अमेजोन प्राइम खोलो, तुम्हारे पसंद की वीडियोस और मूवीज सबसे पहले दिख जाएंगी। तो यस, इट इज गिविंग यू पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? एथिकल कंसर्न्स। एथिकल कंसर्न्स मतलब डिसीजंस मेड बाय एआई कैन बी हार्ड टू एक्सप्लेन और चैलेंज। समझान एआई से जो डिसीजंस लेता है एआई, उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, चलो नेक्स्ट हम आते हैं एथिकल कंसिडरेशंस इन एआई। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशंस इन एआई। जब हम एआई को यूज करने लगते हैं, जब एआई ग्रो होने लगता है, पावरफुल बनने लगता है, तो क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एथिकल कंसिडरेशंस इन एआई। एज एआई बिकम्स मोर पावरफुल, एथिकल कंसर्न्स ग्रो। की इश्यूज इंक्लूड, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बायस एंड फेयरनेस। जैसे मैंने अभी तुमको बताया, एआई ट्रेन्ड ऑन बायस डेटा प्रोड्यूसेस बायस्ड आउटकम्स। एग्जाम्पल, फेशियल रिकॉग्निशन परफॉर्मिंग पुअरली ऑन डार्कर स्किन टोन। ठीक है, अगर हमारे ट्रेनिंग डेटा में डार्क स्किन टोन होगी ही नहीं तो वो डार्क स्किन पे परफॉर्म कैसे कर पाएगा? मतलब ट्रेनिंग डेटा में क्या था? बायस था। ठीक है, उसके बाद प्रिवेसी। एआई सिस्टम्स कलेक्ट एंड प्रोसेस मैसिव अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा यूज होता है, दैट इज अ कंसर्न, ग्रोइंग कंसर्न। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी डिसीजन एआई लेता है वो कैसे लेता है। हाउ कैन यू से द डिसीजन मेड बाय एआई इज करेक्ट? ये ट्रांसपेरेंसी होती नहीं, बिकॉज वी डोंट नो कि एआई डिसीजंस कैसे लेता है। ठीक है, तो मैनी एआई मॉडल्स, स्पेशली डीप लर्निंग मॉडल्स जो है, दे आर ब्लैक बॉक्सेस। ब्लैक बॉक्सेस मतलब उनके अंदर झांक के देख लो तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, उनके अंदर देख पाना नामुमकिन है। आर ब्लैक बॉक्सेस, देयर डिसीजंस आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। समझ गए? उसके बाद अकाउंटेबिलिटी।
अकाउंटेबिलिटी मतलब किसी ने अगर कोई मिस्टेक कर दी तो क्या वो सॉरी बोलेगा? क्या उसको समझ में आएगा उसने गलती करी? ब्लेम किस पे करोगे उसने गलती कर दी तो? When AI makes a mistake, who is responsible? The developer, the company, or the machine? पता नहीं. Who is responsible? I don't know. तो AI के पास accountability नहीं होती. So that was your brief revision, जो कि brief की जगह बहुत detailed हो गया है about AI. अब हम बात करते हैं हमारे main topic के ऊपर जो कि है AI project life cycle. ठीक है, तो जब भी हम एक AI को बनाएंगे तो हमको एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क चाहिए होता है जो कि हमें गाइड कर सके. एक जैसे हम बचपन में साइंस में पढ़ते थे लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग, वो कैसे बर्थ लेता है, वैसे ही हमारे पास AI प्रोजेक्ट की भी साइकिल होती है कि AI का प्रोजेक्ट एक्चुअली में बनता कैसे है. ठीक है, सो व्हेन डेवलपिंग an AI project, we need a structured framework that guides us from identifying a problem all the way to building and testing a solution. तो सबसे पहली चीज AI प्रोजेक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है? प्रॉब्लम. अरे भाई जब प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो सॉल्व क्या करोगे? किसका सोल्यूशन दोगे? सबसे पहले क्या होती है, एक प्रॉब्लम मिलेगी हमको, उसके बाद हम एक सोल्यूशन बिल्ड करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे कि वो सही चल रहा है या नहीं. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम से लेके बिल्डिंग एंड टेस्टिंग होती है सोल्यूशन की, वो हम बोलते हैं AI प्रोजेक्ट साइकिल. ठीक है, ये इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथडोलॉजी दैट कीप्स डेवलपमेंट प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकल एंड इफेक्टिव. क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास ये साइकिल? क्योंकि ये हमारे प्रोसेस को नंबर 1 तो ऑर्गेनाइज्ड रखती है, नंबर 2 लॉजिकल रखती है और नंबर 3 इफेक्टिव रखती है. तो डेफिनेशन देखें, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 5 की स्टेजेस. कितनी स्टेजेस होती हैं? 5. ठीक है, that systematically guides the development of any AI based solution. कोई भी हम AI solution बनाएंगे तो उसके लिए ये 5 steps तो important है ही है, from defining the problem to evaluating the final model. अब देख लेते हैं कि ये 5 stages है क्या. ठीक है, तो ये 5 stages अगर मैं तुम लोग को ऐसे बताऊं डायग्राम के थ्रू, तो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है हमारी प्रॉब्लम स्कोपिंग. इसको बहुत जगह आइडेंटिफिकेशन भी बोला है. ठीक है, अब जहां इस प्रोजेक्ट का स्कोप मिल गया, हमको प्रॉब्लम मिल गई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके लिए डेटा कलेक्ट करेंगे. हम डेटा कलेक्ट करेंगे. डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या हमारा डेटा साफ मिलता है हमको? पूरा नहीं मिलता. हम डेटा को एक्सप्लोर करेंगे. एक्सप्लोरेशन में क्या आता है? एक्सप्लोर मतलब हम उसको देखेंगे ध्यान से, उसको चेक करेंगे कि इसको कहीं क्लीन तो नहीं करना या कुछ तो नहीं, ट्रांसफॉर्म तो नहीं करना. ठीक है, तो जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने डेटा एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद हम बनाएंगे हमारा पहला मॉडल, वर्किंग मॉडल. और जब मॉडल बन जाएगा तो हमको इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा कि ये सही काम कर रहा है या नहीं. तो ये हमारी लाइफ साइकिल होती है AI प्रोजेक्ट की. इसमें जो मैंने टर्म्स यूज करे हैं ये बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में यूज करें ताकि आप लोग को याद रहे. एक्चुअल में जो टर्मिनोलॉजी होती है इसकी, वो होती है एक्चुअल में जो फर्स्ट स्टेज का नाम होता है वो होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग. प्रॉब्लम स्कोपिंग मतलब आइडेंटिफाई एंड क्लियरली डिफाइन द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. कि हमको प्रॉब्लम तो पता का चलना चाहिए, तब तो हम सोल्यूशन बनाएंगे उस चीज का. उसके बाद डेटा एक्यूजिशन. एक्यूजिशन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन. ठीक है, तो AI मॉडल को टेस्ट
और ट्रेन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? डेटा। वो डेटा हमको कहाँ से मिलेगा? अरे ढूंढोगे तो सब मिलेगा, ठीक है। उस ढूंढने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा कलेक्शन या डेटा एक्विजिशन। नेक्स्ट होता है हमारे पास डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन मतलब जो भी तुमने डेटा को कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करना, उसको क्लीन करना और विजुअलाइज करना, ठीक है। एनालाइज करेंगे कि ये साफ है या नहीं, इसमें कहीं कोई बायस तो नहीं है, कोई प्रेजुडाइज तो नहीं है, इसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। अरे कहीं कहीं क्या होता है, डेटा है ही नहीं, कहीं कहीं डेटा है ही नहीं, मिसिंग डेटा हो जाता है, ठीक है। और हम उसको चेक करेंगे विजुअलाइज करके कि ये डेटा जो हमने कलेक्ट किया है वो सही किया है या नहीं किया। उसके बाद आता है हमारे पास मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब जो भी हमने डेटा, जो हमारे पास क्लीन डेटा आया उस पे हम एप्रोप्रिएट एआई या एमएल मॉडल लगा के उसको ट्रेन करेंगे, समझे। मॉडलिंग मतलब सिलेक्ट एंड ट्रेन द एप्रोप्रिएट एआई मॉडल, कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उस पे कौन सा मॉडल लग सकता है, कौन सा मॉडल बन सकता है। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा जब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी लेट्स जस्ट फोकस ऑन द 5 स्टेजेस, ठीक है। डेप्थ में हम ओवर द टाइम जाते रहेंगे और समझते रहेंगे। नंबर 5 है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब टेस्ट द ट्रेन्ड मॉडल एंड मेजर इट्स परफॉर्मेंस, कितने हद तक वो हमको सही रिजल्ट्स दे रहा है, ये कहाँ पता चलता है? इवैल्यूएशन में, ठीक है। नाउ इन प्रैक्टिस दीज स्टेजेस आर नॉट ऑलवेज लीनियर। ऐसा नहीं होता है कि इसके बाद यही करना है, इसके बाद यही करना है, इसके बाद यही करना है। इन प्रैक्टिस यू मे रिविजिट अर्लियर स्टेजेस एज यू लर्न मोर अबाउट डेटा एंड द प्रॉब्लम। एवरी प्रॉब्लम डिमांड्स अ यूनिक सोल्यूशन। हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक सोल्यूशन डिमांड करता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने बोला कि यार पहले डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर मॉडलिंग कर लेते हैं, मॉडल करके समझ में अरे 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 इसमें तो गंदा डेटा है, इसको फिर हमें साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू मे रिविजिट अर्लियर स्टेजेस एज यू लर्न मोर अबाउट द डेटा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि मैंने ये सब 3 स्टेप्स कर लिए, मैं मॉडल करने पे आई, लेकिन मॉडल ने जो रिजल्ट दिया वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दिया, तो हम वापस जाएंगे, वापस से डेटा एक्विजिशन पे जाएंगे कि और डेटा चाहिए भैया, और डेटा चाहिए, फिर उस डेटा को फिर क्लीन करेंगे, फिर मॉडल करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये जो है नॉन लीनियर वे में हमारी प्रोजेक्ट साइकिल चलती है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम स्टेज 1 पे। स्टेज 1 है हमारी प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या है? फर्स्ट स्टेज है हमारी and arguably the most important stage of AI project cycle। अगर हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होगी तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, किस चीज़ का निकालेंगे। मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज AI के लिए प्रॉब्लम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ऐसे फालतू में चैट जीपीटी से बात नहीं करोगे, यू विल हैव अ क्वेश्चन, यू विल हैव अ प्रॉब्लम, तब जाके तुमसे सोल्यूशन मांगोगे, ठीक है। तो problem scoping is the first and arguably the most important stage of AI project cycle. Before collecting data or building models, we must deeply understand what problem we are trying to solve. जितने अच्छे से प्रॉब्लम को समझोगे उतने अच्छे से उसका सोल्यूशन दे पाओगे, ठीक है। A poorly defined problem leads to poorly built solutions। अगर हम प्रॉब्लम ही अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम उसका सोल्यूशन क्या खाक दे पाएंगे, ठीक है। तो अब why is problem scoping critical? A well scoped problem provides clear direction for data collection। जितने अच्छे से प्रॉब्लम का पता होगा उतने अच्छे से हमको पता चलेगा कि अरे हमको ये डेटा चाहिए, हमको कहीं भटकना ही नहीं है, ठीक है। प्रिवेंट्स वेस्टेड एफर्ट्स ऑन इररिलेवेंट सॉल्यूशंस। तुम्हारे एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे अगर तुमको पता होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की लाइफ में देखें, अगर हमको पता होगा सिलेबस में हमको ये पढ़ना है तो हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे ही नहीं, हम अपने एफर्ट्स वेस्ट करेंगे ही नहीं।
तो जितने अच्छे से तुमको प्रॉब्लम पता चलेगा उतने अच्छे से तुम अपने एफर्ट्स को वेस्ट होने से बचा पाओगे। उसके बाद हेल्प्स आइडेंटिफाई हु बेनिफिट्स फ्रॉम द सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं उससे फायदा किसको होगा? रूरल पुअर को होगा या रिच पीपल को होगा या मिडिल क्लास को होगा? किसको होगा? ठीक है, जो सोल्यूशन जो हम सिलेबस बनाते हैं उससे फायदा किसको होता है? स्टूडेंट्स को होता है, टीचर्स को होता है, स्कूल्स को होता है, पेरेंट्स को होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पीपल हु आर बेनिफिटेड फ्रॉम द सोल्यूशंस। इनको हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। जिन लोगों को बेनिफिट होता है किसी एआई सोल्यूशन से वो क्या होते हैं? स्टेक होल्डर्स। क्लियर? न्यू टर्मिनोलॉजी फॉर यू, ये बिजनेस एस्पेक्ट में भी बहुत काम आएगी। नेक्स्ट इज कीप्स द टीम फोकस्ड ऑन सॉल्विंग द राइट प्रॉब्लम। जो भी तुम्हारी टीम होगी उसको वो बहुत फोकस्ड रखेगी कि हम सही प्रॉब्लम को ही सॉल्व करें, यहाँ वहाँ फालतू अपना दिमाग ना चलाएं। ठीक है, अब प्रॉब्लम को ढूंढते कैसे? अगर तुमको एआई प्रोजेक्ट बनाना है सबसे पहले तुम्हें प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम ढूंढना भाई बहुत टफ काम होता है, इसलिए पहले ही यूनाइटेड नेशन ने 17 प्रॉब्लम्स को ग्लोबल एजेंडा बना के दे दिया है कि हमारे वर्ल्ड में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो इन 17 चीजों के इर्द गिर्द हैं, हमको कहीं और भटकना ही नहीं है। ठीक है, तो ये 17 प्रॉब्लम्स क्या है तुम्हारे पास? 17 प्रॉब्लम्स है। नो पॉवर्टी, पॉवर्टी हटानी है। जीरो हंगर, कोई भी इंसान भूखे भूखे पेट सोना नहीं चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होना चाहिए। अच्छा, तुम लोगों को पता है अभी नेदरलैंड्स में एआई वॉशरूम्स बने हैं। वो एआई वॉशरूम्स, मुझे इस चीज से याद आया, सैनिटेशन से याद आया, वो एआई वॉशरूम्स ऐसे हैं कि इफ अ पर्सन यूजेस दैट वॉशरूम गोज आउट, वो ऑटोमेटिकली उस वॉशरूम को क्लीन कर लेता है। क्लीन करके पानी निकाल के पानी से साफ करके उसको सुखा देता है, सो दैट इवन बिफोर नेक्स्ट पर्सन कम्स इनटू द वॉशरूम वो वॉशरूम उसको क्लीन मिले। ठीक है, फिर आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land. Life below water मतलब aquatic animals के लिए, because water pollution बहुत ज़्यादा होता है, तो that is also a problem. Life on land, peace, justice and strong institutions and partnerships for the goals. For example, you could design an AI model to detect early signs of malnutrition in children, ठीक है, और predict energy demand to optimize renewable energy supply. समझ गए? Clear? Understood? चलो नेक्स्ट आते हैं हम the 4 W's of problem canvas. कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये 4 W का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये 4 W क्या है? छोटा कर लो इसे। Who, what, when, where. Who, what, when, where. तो who मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रही है इससे ये किस किस को अफेक्ट कर रही है? जिस जिसको प्रॉब्लम अफेक्ट करेगी उसी को तो सोल्यूशन अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि हु। ठीक है, उसके बाद आता है what exactly is the problem. You must gather evidence to prove that the problem actually exists. ऐसे हवा में कोई भी प्रॉब्लम मत बना देना, प्रॉब्लम मस्ट एक्चुअली एग्जिस्ट, इसका प्रूफ होना चाहिए। तो what exactly is the problem? This is the second W. ठीक है, उसके बाद थर्ड W है हमारा वेयर।
ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ, वेयर, कहाँ अकर हुई, what is the situation, context or environment in which problem arises. For examples, rural areas में जो schools होते हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना. Rural areas are specific states in which schools with limited resources. पहली बात तो schools ही बहुत कम होते हैं और schools में जो resources हैं वो भी बहुत कम होते हैं. तो ऐसे सिचुएशंस में बच्चा जो है वो पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है. This is not going to give me any fruits, this is not going to give me anything, so I should better help my father in his business. उसके बाद आता है why, justifies the problem, the solving of the problem, कि इस ये जो प्रॉब्लम आई है क्या ये वर्थ सॉल्विंग है, अगर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा. ठीक है. तो एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स इम्प्रूव्स लिटरेसी, रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड लीड्स टू बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स. अगर ये जो प्रॉब्लम है कि इंसान जो ये बच्चा है ये बार अपने स्कूलिंग अपनी एजुकेशन को छोड़ देता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्कूल्स में बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, हमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स खोलने पड़ेंगे. तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि हमारे जो कंट्री है उसकी लिटरेसी रेट इम्प्रूव होएगी, है ना. और जो है पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी, क्योंकि इंसान जितना एजुकेटेड होगा उतने अच्छी जॉब पा सकता है, तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी. और क्या होगा, लीड टू बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स. इकोनॉमिक आउटकम्स मतलब जो इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है. द मोर एम्प्लॉयमेंट द बेटर इकोनॉमिक आउटकम्स. अब जब हमारे ये 4 W's, who, what, when, when नहीं, who, what, where और why, जब ये चारों डिसाइड हो जाएं उसके बाद हम बनाते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है. इसमें क्या होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो भी ये 4 W's होते हैं इसका जो एनालिसिस होता है इसको हम समराइज कर देते हैं. किस में समराइज कर देते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में. एंड ये क्या होता है, दिस एक्ट्स एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट थ्रू आउट द एंटायर प्रोजेक्ट. हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट से भटकना ही नहीं है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से भटकना ही नहीं है. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं हम. एग्जाम्पल प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फार्मर्स इन रूरल महाराष्ट्र. हु, किसके लिए, फार्मर्स इन रूरल महाराष्ट्र फेस क्रॉप फेलियर ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड पेस्ट अटैक्स. व्हाट मतलब किसके लिए प्रॉब्लम है ये, फार्मर्स इन रूरल महाराष्ट्र के लिए. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उनको जो है क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, उनकी फसल नहीं उगती है अच्छे. क्यों नहीं उगती है, बिकॉज वेदर कंडीशंस जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. ठीक है. ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, वेयर, कब, वेयर में एनवायरमेंट भी आता है भैया, एनवायरमेंट. ठीक है. फिर एंड एआई मॉडल दैट प्रिडिक्ट्स crop yield and alerts about pest risks would help them make informed decision, reduce losses and improve their livelihoods. हमको ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करनी है, हमको ये प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व करनी है क्योंकि अगर हम उनको एक एआई मॉडल दे देंगे जो कि क्रॉप यील्ड को प्रिडिक्ट कर सकता है और उनको पेस्ट रिस्क के लिए अलर्ट कर सकता है, देन वो जो है बेटर डिसीजंस बना पाएंगे, उनके जो लॉस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा और उनका लाइवलीहुड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा. तो यहाँ पे समझ में आ गया हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई. तो ये तुम्हारा हो गया है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब हम आते हैं स्टेज 2 पे. स्टेज 2 है डेटा एक्विजिशन. डेटा एक्विजिशन मतलब डेटा कलेक्ट करना. द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा एक्यूरेटली एंड रिलायबल डेटा दैट विल बी यूज्ड टू ट्रेन एंड टेस्ट एआई मॉडल. अब जो ये डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए.
वरना हमारा जो मॉडल है वो काम ही नहीं करेगा। समझ में आया? ठीक है। अब द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा डायरेक्टली इम्पैक्ट्स हाउ वेल द मॉडल विल परफॉर्म। ठीक है। तो जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा डेटा होगा उतने अच्छी हमारा ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा सेट रहेगा, और जितना अच्छा ट्रेनिंग डेटा सेट रहेगा उतना अच्छा मॉडल परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है। विदाउट गुड डेटा इवन द बेस्ट एल्गोरिदम विल फॉल या फेल। अब देखो, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी डेटा कलेक्ट किया है, जितना भी डेटा कलेक्ट किया है वो होता है दो पार्ट्स में डिवाइड। दो पार्ट में डिवाइड क्यों होगा? एक बनेगा तुम्हारा ट्रेनिंग सेट और एक बनेगा तुम्हारा टेस्टिंग सेट। जो ट्रेनिंग सेट होता है वो होता है यूज के लिए ट्रेन एआई मॉडल को, जिससे मॉडल जो है लर्न कर पाए। और जो टेस्टिंग मॉडल होता है वो इवेल्युएट करता है कि मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है। थोड़ा और धीरे से समझते हैं इस चीज़ को। ट्रेनिंग डेटा सेट क्या होता है? ट्रेनिंग डेटा सेट जब हम मॉडल को देते हैं तो वो उस चीज़ से लर्न करता है। ठीक है। और टेस्टिंग डेटा सेट क्या होता है कि जो भी चीज़ इस एआई मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा सेट से लर्न की है उसको चेक करता है कि क्या ये मेरे डेटा सेट पे काम सही से कर रहा है, टेस्टिंग डेटा सेट पे क्या ये सही से काम कर रहा है। ठीक है। अब जो ये ट्रेनिंग डेटा सेट होता है वो 70 to 80% होता है टोटल डेटा सेट का, ये बड़ा होता है। और जो टेस्टिंग डेटा सेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% होता है टोटल डेटा सेट का। फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, पाई चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। ये जो 70% है ये तुम्हारा है ट्रेनिंग डेटा, और ये जो 30% है ये है तुम्हारा टेस्टिंग डेटा। आई बात समझ में? अब जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो कब यूज होता है? इट इज यूज्ड एट द मॉडलिंग स्टेज। और जो टेस्टिंग डेटा सेट होता है व्हेन इट इज यूज्ड एट द इवैल्यूएशन स्टेज। तो मतलब ये फोर्थ स्टेज पे यूज होता है और ये फिफ्थ स्टेज पे यूज होता है। ठीक है। इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं कि तुम जैसे तुम्हारा एग्जाम है, तुमको टेस्ट अपनी बुक्स दी गई हैं, उस बुक से तुमको लर्न करना है, तो तुम कौन से स्टेज में हो? मॉडलिंग स्टेज में। लेकिन तुमको जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है वही चीज़ यूज करके जो टेक्स्ट बुक में है वो क्या है तुम्हारा? इवैल्यूएशन स्टेज, जहाँ पे तुम्हें टेस्ट किया जा रहा है, वो तुम्हारा है टेस्टिंग डेटा। अब बात करते हैं की कॉन्सेप्ट्स इन डेटा एक्यूजिशन की। जब हम डेटा एक्यूजिशन करते हैं, जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि है डेटा फीचर्स और बिग डेटा। ठीक है। डेटा फीचर्स में क्या होता है? स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स यू वांट टू कलेक्ट। तुमको डेटा क्या कलेक्ट करना है वो कैसे पता चलेगा? डेटा फीचर्स से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ सैलरी प्रिडिक्शन मॉडल, तुमको किसी एम्प्लॉय की सैलरी प्रिडिक्ट करनी है तो उसके लिए तुमको क्या क्या चाहिए होगा? सैलरी अमाउंट प्रीवियस एम्प्लॉयज का। ठीक है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जॉब रोल या सिटी। कोई इंसान अगर बैंगलोर हैदराबाद में जॉब कर रहा है तो हिज अर्निंग इज मोर कंपेयर टू पीपल हु आर वर्किंग इन भोपाल या इंदौर। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास बिग डेटा। बिग डेटा में क्या होता है? जब हमारे पास डेटा सेट्स जो है वो बहुत लार्ज हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कि जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाती है। इतना ज़्यादा डेटा हो जाता है वो जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो प्रोसेस ही नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, और इसमें क्या होती है? इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो या वीडियो। जब से सोशल मीडिया आया है तब से द अमाउंट ऑफ डेटा, बिग डेटा दैट इज बीइंग जनरेटेड हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। ठीक है। अब जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो बिग डेटा की बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं 5 वीज की। जब भी हम बिग डेटा के बारे में बात करेंगे हम ये 5 वी की बात करते ही करते हैं। ये 5 वी क्या होते हैं? नंबर 1 इज वॉल्यूम। ये चीज जब हम डेप्थ में बिग डेटा को पढ़ेंगे तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी, अभी बस मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ओके। तो वॉल्यूम,
सबसे पहला क्या है, वॉल्यूम, द अमाउंट या साइज ऑफ डेटा दैट इज जनरेटेड। सोशल मीडिया पोस्ट पर सेकेंड, हर सेकेंड कितने लोग पोस्ट करते हैं, स्पेशली आफ्टर कंटेंट क्रिएशन, और बढ़ गया है, एवरीवन इज बिजी क्रिएटिंग कंटेंट। उसके बाद आता है वेराइटी, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मतलब टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो, सेंसर रीडिंग्स, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब द स्पीड एट विच डेटा इज बीइंग generated, like it is said here, millions of social media posts per second, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बी की, ये होता है वेरासिटी। वेरासिटी मतलब एक्यूरेसी ऑफ डेटा। एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ये जो डेटा आपका जनरेट हुआ है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, दिस इज कॉल्ड वेरासिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, द ऐप यूजेस प्रिसाइज सैटेलाइट सिग्नल्स and road sensors to confirm exactly which lane you are in. Google Maps, ठीक है। Rerouting, it uses precise satellite signals and road sensors to confirm exactly which lane you are in. उसके बाद आता है वैल्यू, कि जो भी हमारा डेटा जनरेट हुआ है क्या हम उससे वैल्यूएबल इंसाइट्स, वैल्यूएबल डिसीजंस बना सकते हैं, तो भाई डेटा वैल्यूएबल है। अगर नहीं कर सकते डेटा इनवैल्यूएबल है, कोई काम का डेटा नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम बात करें एक रिटेलर की परचेज हिस्ट्री के लिए, एक रिटेलर की परचेज हिस्ट्री जाननी है, तो रॉ डेटा कितना है हमारे पास, लिस्ट ऑफ 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस, जस्ट नंबर्स एंड डेट, ठीक है। लेकिन जो ये ड्रॉ डेटा है ये तो हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टोरेज का कॉस्ट बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। लेकिन जब हमने इसको एनालाइज कर लिया तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो कस्टमर्स हु बाय डाइपर्स ऑल्सो टेंड टू बाय बियर। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अजीब सा एग्जाम्पल है, लेकिन ठीक है तो है, हम तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने ये रॉ डेटा को, जब हमने इस रॉ डेटा को एनालाइज कर लिया तो हमें क्या पता चला, कस्टमर्स हु बाय डाइपर्स ऑल्सो टेंड टू बाय बियर। तो जो ये रिटेलर था इसने क्या किया, जहां पे डाइपर रखे थे उसी के आसपास बियर का भी स्टॉक लगा दिया, तो क्या हुआ, इससे सेल्स इंक्रीज हो गई और प्रॉफिट जो है वो मिला, तो दैट मेड डेटा वैल्यूएबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो डेटा है उसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं। बहुत सारे वेज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन बेसिक वेज क्या है, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले तो केयरफुली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड इवेंट्स और बिहेवियर। कोई इंसान अगर बहुत ऑब्जर्वेंट है तो उसको पता होता है कि इंसान किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल योर मदर नोज यू थ्रू योर वेन्स, ठीक है। वो तुमको बचपन से इतना ऑब्जर्व कर चुकी होती है कि तुम कुछ बोलो भी नहीं लेकिन शी विल नो व्हाट इज गोइंग इन योर हेड, ठीक है। वैसे आज मदर्स डे भी है, इसलिए ट्रिब्यूट टू ऑल द मदर्स। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वेज की। सर्वे मतलब गैदरिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सैम्पल ग्रुप और पीपल यूजिंग क्वेश्चनर्स। अभी जनगणना हुई है हमारे भारत में, सेंसस हुआ है, तो उस सेंसस से हमें क्वेश्चनर टाइप का था, कुछ 31 क्वेश्चंस, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे हमसे, एक सर्वे टाइप का लिया गया था, और उससे क्या पता चला हमें, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट मेथड है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग है ऑटोमेटिकली कलेक्टिंग डेटा फॉर वेबसाइट्स फ्रॉम वेबसाइट्स यूजिंग सॉफ्टवेयर कोड। इसके लिए पाइथन की लाइब्रेरी यूज होती है, ब्यूटीफुल सूप लाइब्रेरी, टू स्क्रैप प्रोडक्ट प्राइसेस और न्यूज हेडलाइंस। अभी शायद कुछ साल पहले एक एप्लीकेशन था जो ये प्रिडिक्ट करता था कि कोई अमेज़ॉन में कोई अगर आइटम है, अमेज़ॉन में अगर कोई भी एक चीज़ है जिसको आपको ऑर्डर करने का मन है, तो आप उसके
जो प्राइसेस हैं उसको क्या बोलते हैं, आप जो उसकी प्राइजेस हैं उसको मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटर इन द सेंस वो कब लो हिट करेगा, कब एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कैसे मिला, ये हमें मिला अमेजोन की वेबसाइट को स्क्रैप करके, अमेजोन की वेबसाइट को स्क्रैप करके, ठीक है। तो वेब स्क्रैपिंग हो गया, उसके बाद सेंसर्स हो गया। जब हमें ये AQI, दिल्ली का AQI के बारे में कैसे पता चलता है, दिल्ली में सेंसर्स लगे हुए हैं जो डिटेक्ट करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। इससे हमको क्या पता चला, अरे दिल्ली की तो AQI बहुत खराब है, ठीक है। ये IoT में सेंसर्स क्या होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस दैट डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ये कंप्यूटर साइंस का अलग ही डिसिप्लिन है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आप लोग शायद हायर क्लासेस में ये सब पढ़े, नहीं पढ़ेंगे तो कॉलेज में अगर कंप्यूटर साइंस लोगे तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैमराज, कैप्चर रॉ विजुअल डेटा, इमेजेस एंड वीडियोस यूज्ड इन कंप्यूटर विजन एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल CCTV फुटेज फॉर ट्रैफिक मॉनिटरिंग, हर एक रेड लाइट पे आपको CCTV कैमरा मिल जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कलेक्टिंग डेटा कि ट्रैफिक रूल किसने ब्रेक किया, उसके घर चालान भेजो, ठीक है। नेक्स्ट वे है APIs। APIs आर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं दे एक्ट एज अ मैसेंजर, दे एक्ट एज अ मैसेंजर between application to fetch real-time data. For example, Twitter API to collect tweets, Google Maps API for location data and Open Weather App API, जिससे हमको weather details मिल जाती है। क्लियर, अंडरस्टूड। अब हम आते हैं हमारी स्टेज 3 पे। स्टेज 3 है डेटा एक्सप्लोरेशन, और इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और EDA। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या और EDA। अब इसमें भी कुछ 7 स्टेप्स होते हैं EDA में। अगर हम डेप्थ में पढ़ें EDA को तो इसमें कुछ 7 स्टेप्स होते हैं, बट हमको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हम इसको अभी ओवरव्यू में पढ़ लेते हैं। तो डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है, इज अ स्टेज वेयर वी एग्जामिन एंड अंडरस्टैंड द डेटा वी हैव कलेक्टेड, वी वेरीफाई इट्स क्वालिटी, फिक्स एरर्स एंड विजुअलाइज इट टू फाइंड मीनिंगफुल पैटर्न्स और ट्रेंड्स, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि इस स्टेज पे जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है हम उसकी क्वालिटी को जज करेंगे। अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं है तो हम उसको ठीक भी करेंगे, और उसके बाद हम उस डेटा को विजुअलाइज करेंगे ताकि हमें पैटर्न्स या ट्रेंड्स के बारे में पता चल जाए। तो गोल क्या है डेटा एक्सप्लोरेशन का, डेटा एक्सप्लोरेशन का गोल है टू ट्रांसफॉर्म रॉ मेसी डेटा इनटू क्लीन स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर मीनिंगफुल डेटा दैट इज रेडी टू बी फेड इनटू AI मॉडल। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो बहुत ही रॉ होता है, बहुत ही मेसी होता है, इन वे गंदा होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम ये स्टेप यूज करते हैं। बिकॉज एक चीज, एक कोट है, गार्बेज इन, अरे बाप रे, गार्बेज इक्वल टू गार्बेज आउट, ठीक है। अगर हमने AI मॉडल को गंदा डेटा, गार्बेज दे दिया, तो वो रिजल्ट्स में भी हमको क्या देगा, गार्बेज देगा, ठीक है। अब डेटा एक्सप्लोरेशन में जो है 2 सब स्टेजेस होती है। सब स्टेजेस इन द सेंस, मैंने बोला हमें डेटा को क्लीन भी करना है, फिक्सिंग एरर्स, और हमें डेटा को विजुअलाइज भी करना है, रिप्रेजेंटिंग डेटा ग्राफिकली टू फाइंड पैटर्न्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेटा क्लीनिंग के लिए। डेटा क्लीनिंग से पढ़ने के पहले हमको पता होना चाहिए डेटा में एरर्स क्या होते हैं, डेटा में क्या ऐसी चीज है जिससे हम बोले कि ये तो गंदा डेटा है। नंबर 1 क्या है, आउटलायर्स। नंबर 1 क्या है, आउटलायर्स। आउटलायर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बाहर की है, जो हम, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल
यहाँ देखो, ठीक है, ग्राफिकली समझाती हूँ। ये नीचे, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल रखे गए हैं, ठीक है, क्या है, ट्राइंगल, लेकिन एक सर्कल आ गया, तो क्या सर्कल ट्राइंगल है, नहीं, तो सर्कल क्या हो गया, आउटलायर, ठीक है। आउटलायर इज अ डेटा पॉइंट दैट इज फार अवे फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशंस, इट बिहेव्स वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द डेटा, जैसे मैंने बोला कि सारा डेटा क्या है, ट्राइंगल का है, लेकिन अगर सर्कल आ गया तो क्या ये इस ग्रुप में आएगा, नहीं, इस ग्रुप में नहीं आएगा, तो ये इस जो सर्कल है ये इस डेटा सेट से बहुत दूर कहीं पड़ा होगा, ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये ट्राइंगल की तरह बिहेव करेगा ही नहीं, तो हमको इस सर्कल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस सर्कल को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, लो हटा दिया, ओके। एग्जाम्पल एक और बुक में क्या लिखा है, इन अ डेटा सेट ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स where most students score between 60 to 90, the value of 200 would be an outlier। कोई अगर 100 नंबर का पेपर है और अगर स्टूडेंट 60 to 90 तक स्कोर कर रहे हैं, तो अगर 200 नंबर आ गया कहीं तो ये क्या होगा, आउटलायर होगा। अब इसको हैंडल कैसे करते हैं, आउटलायर को हटाते कैसे हैं, इन्वेस्टिगेट द आउटलायर, इट मे बी अ डेटा एंट्री एरर, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और इट माइट बी जेन्युइनली रेयर इवेंट, कीप इट विद द डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डेप्थ में नहीं जाओ इसके, ठीक है, क्योंकि आउटलायर्स को रिमूव करने के भी 3-4 मेथड्स होते हैं, ठीक है, सबसे इजीएस्ट मेथड क्या होता है, रिमूव, हटा दो, ठीक है। फिर अगर हम बात करें दूसरा एरर क्या आता है, मिसिंग डेटा मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, तो मिसिंग वैल्यूज अपीयर एज NaN, नॉट अ नंबर इन डेटा सेट, they occur when data for certain fields were not recorded or collected। let me show you an example। ये देखो, ये आउटलायर देखो यहाँ पे पहले नंबर, ये एक सिमिलर डेटा सेट है और ये जो आउटलायर है ये बहुत दूर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और मिसिंग डेटा ये देखो, अगर हमारे पास कहीं पे भी NaN लिखा आ रहा है, नॉट अ नंबर, तो वहां पे जो वैल्यू थी, वहां पे जो डेटा की वैल्यू थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई, और अगर हमारे पास वो वैल्यू नहीं है तो हम प्रॉपर प्रिडिक्शंस नहीं कर पाते। आया समझ में, क्लियर। अब देर आर 2 ways टू हैंडल मिसिंग डेटा। नंबर 1, डिलीट कर दो। डिलीट कब करते हैं, अगर मैंने बोला कि ये जो डेटा सेट है ये ना बहुत छोटा डेटा सेट है, दिस इज वेरी स्मॉल डेटा सेट, ठीक है, तो अगर हम ये रो को डिलीट कर देंगे तो ये क्या डेटा सेट और स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, तो इससे जो हमारी क्वांटिटी है वो और कम हो जाएगी, तो क्या हमारा डेटा और खराब हो जाएगा, यस। तो जब हमारे पास जो डेटा सेट है वो स्मॉल होता है तो तब हम ये मिसिंग वैल्यू को डिलीट ना करके यहाँ पे एवरेज डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एवरेज डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 10, 20, 30 का क्या होता है, 50, 60 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया, 20, तो नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20। हम यहाँ पे इन नंबर्स का एवरेज इनपुट कर देते हैं। और अगर मैंने बोला कि ये जो डेटा सेट है वो बहुत लार्ज डेटा सेट है,
इक्के दुक्के रो को हटा देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सिचुएशंस में हम वो डेटा रो को डिलीट कर देंगे। आई बात समझ में? क्लियर? अंडरस्टूड? चलो, जब एवरेज मैंने बोला था तो या तो हम मीन लेते हैं, मीडियन लेते हैं, मोड ऑफ कॉलम लेते हैं। बेस्ट वे होता है एवरेज लेना। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास erroneous data. Erroneous data consists of incorrect values that don't make logical sense. कोई अगर इनकरेक्ट वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, ये एक टेबल है स्टूडेंट्स नेम की और उनकी क्लास की, ठीक है। तो रिया जॉर्ज, नाम ही अजीब है पहले तो बात, ये 10th ए में है। जोशा सैम इज इन 10th ए, अपर्णा बिनू इज इन 10th ए, ठीक है। सिद्धवर वी आर इज इन 10th ए, बट ये मिथिला एम 57, इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत ही डिफरेंट हो गया ना। 57 10th ए 10th बी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया ना। तो ये क्या है? ये है एरनेस डेटा, ठीक है। क्या है? एरनेस डेटा। अब सब स्टेज नंबर 2, सब स्टेज नंबर 2 मतलब डेटा विजुअलाइजेशन। अब अगर हम बात करें डेटा विजुअलाइजेशन की, तो जब हम डेटा क्लीन कर लेते हैं उसके बाद हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बचपन में पढ़ा होगा डेटा हैंडलिंग, पिक्टोग्राफ्स, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, ये वही चीज़ है। डेटा को ग्राफ्स पे प्लॉट करना, उसको एनालाइज करने के लिए कि ये क्या कोई ट्रेंड है, क्या रिलेशनशिप है, क्या पैटर्न है, ये एनालाइज करने के लिए हम डेटा को क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। हम विजुअलाइज क्यों करते हैं? टू गेट अ क्विक ओवरव्यू ऑफ ट्रेंड्स, पैटर्न एंड रिलेशनशिप। अगर मैं किसी चीज़ का फ्लो चार्ट दूँ तुम लोग को या माइंड मैप दूँ तो तुम लोग उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। एक क्विक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद टू डिसाइड विच AI मॉडल अप्रोच वुड वर्क बेस्ट फॉर द डेटा, डेटा को विजुअलाइज करके उसको समझ के ही पता कर पाएंगे कि कौन सा मॉडल बेस्ट लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। टू कम्युनिकेट फाइंडिंग्स क्लियरली टू अदर्स, नॉन टेक्निकल ऑडियंसेस। अगर तुम्हें अपनी फाइंडिंग्स को किसी ऐसे बंदे को बताना हो जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तब हम क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल साइंस में भी डायग्राम्स यूज़ करते हैं। कोई भी अगर मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाना है किसी को, या मुझे हार्ट के चेम्बर समझाना है किसी को, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? मैं वहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू समझा पाऊँगी बिकॉज इट इज़ ईजियर। अब डेटा विजुअलाइज करने के लिए बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, बट सबसे इजी ये 7 चार्ट्स हैं, जो कि है एरिया ग्राफ। एरिया ग्राफ मतलब ये तुम्हारा एरिया ग्राफ है कि इस एरिया में रेनफॉल ज़्यादा हुआ, इस एरिया में रेनफॉल कम हुआ, ठीक है। नंबर 2 पे क्या है? बार चार्ट। बार चार्ट का लिए यूज होता है कंपेयरिंग कैटेगरीज। बार चार्ट कैसा होता है? ये है आपका सिंपल बार चार्ट। बार चार्ट व्हाट डज इट यूज? इट यूजेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स। नंबर 1 तो वे बार चार्ट का ये होता है। नंबर 2 वे बार चार्ट का होता है ये भी आपका एक बार चार्ट होता है। नंबर 3 है पाई चार्ट। पाई चार्ट किसके लिए यूज होता है? शोइंग प्रपोर्शंस। जैसे मैंने अभी बताया था 70% ट्रेनिंग 30% टेस्ट। फिर आता है हिस्टोग्राम्स।
हिस्टोग्राम्स में बार चार्ट में जो ये बीच में गैप होता है वो नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है आपका एक हिस्टोग्राम, ठीक है। सिमिलर टू बार चार्ट बट फॉर कंटिन्यूअस डेटा, shows frequency of values within intervals or bits, showing data distribution. फिर आता है लाइन ग्राफ। नेक्स्ट क्या है? लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ कैसा होता है? लाइन ग्राफ जैसे हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका क्या बनता है? लाइन, ठीक है। एक टाइप का लाइन ग्राफ ये होता है, एक टाइप का लाइन ग्राफ ये होता है। आई बात समझ में? तो लाइन ग्राफ इज ट्रैकिंग चेंजेस ओवर टाइम, डेटा पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन ग्रिड कनेक्टेड बाय अ लाइन। द एक्स एक्सिस यूजुअली टाइम, वाई एक्सिस मेजर्ड बाय वैल्यू। तो एक्स एक्सिस में हमेशा क्या होता है? टाइम, और वाई वैल्यू पे क्या होता है? वैल्यू। नेक्स्ट है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट मतलब कि हर एक डेटा पॉइंट कैसे प्लॉटेड होगा? एक्स वाई कोऑर्डिनेट से प्लॉटेड होगा। जैसे मेरे पास ये आपका ग्राफ है, एक पॉइंट ये है एक्स वाई, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, पॉइंट 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 पॉइंट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देती हूँ। जो ये है ये तुम्हारा स्कैटर प्लॉट है। क्या है? स्कैटर प्लॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है तुमको पूरा एक प्रोसेस समझाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हम एक इफ एल्स का बनाते हैं तो प्रॉब्लम, ठीक है, डिसाइड करेगा। अगर यस है तो बोल देना, आउटपुट दे देना। अभी ये मैं बहुत बेसिक बना रही हूँ। अगर नो है ठीक है, और अगर नो आता है इसका आंसर तो ये आउटपुट दे देना, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? शोइंग प्रोसेस स्टेप्स, कनेक्टेड सिंबल्स शेप्स शोइंग द सीक्वेंशियल स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस और एल्गोरिदम। क्लियर? अंडरस्टूड? अब हम आते हैं स्टेज 4 पे, ठीक है। स्टेज 4 क्या है? हमारी मॉडलिंग। इस पे क्या होता है? इसमें the ability to mathematically describe the relationship between parameters. Parameters मतलब input and output variables is the heart of every AI model. यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं या एक मॉडल को यूज करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। या तो हम क्रिएट करते हैं या तो हम एक एग्जिस्टिंग मॉडल को यूज करते हैं टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो ये मॉडल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? दो टाइप के। नंबर 1 रूल बेस्ड। रूल बेस्ड क्या होता है? ये मैन्युअली रिटन होता है डेवलपर्स ने मैन्युअली रिटन राइट करते हैं। ये एक स्टैटिक मॉडल होता है और ये अडेप्ट नहीं कर पाता है, अडेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। और एक होता है लर्निंग बेस्ड डेटा। इसके सब टाइप्स क्या होते हैं? या तो वो मशीन लर्निंग या तो वो डीप लर्निंग। और इसमें क्या होता है कि जो मॉडल है लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम डेटा ऑन इट्स ओन, अपने आप ही डेटा से पैटर्न्स को लर्न कर लेता है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल। अब रूल बेस्ड जो मॉडल है वो वर्क कैसे करता है? वर्क कैसे करता है? उसके पास डेटा रहेगा, उसके पास रूल रहेगा, तो वो क्या करेगा? एक प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके तुमको आंसर दे देगा। क्लियर? अंडरस्टूड? इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, वर्क्स वेल, क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स। किसके लिए वर्क वेल करता है? क्लियरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स के लिए ये ओके है, ठीक है। प्रेडिक्टेबल एंड एक्सप्लेनेबल बिहेवियर, इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक डेवलपर ने बैठ के मैन्युअली कोड राइट किया है,
जो रूल्स हैं वो उसको दिए गए हैं, तो वो जो है एक्सप्लेनेबल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, एग्जाम्पल है स्पैम फिल्टर दैट ब्लॉक्स एनी ईमेल विद वर्ड्स लाइक फ्री मनी, लॉटरी विनर, द रूल इज फिक्स्ड बाय द डेवलपर। क्योंकि कोई भी अगर ईमेल हो जिसमें या तो वर्ड फ्री विनर हो, या सॉरी फ्री मनी हो, या लॉटरी विनर हो, तो उसको तुम स्पैम फोल्डर में डाल देना, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कैन नॉट अडेप्ट टू न्यू पैटर्न्स नॉट कवर्ड इन द रूल्स। अगर यहाँ पे आ गया गेट अ फ्री बाइक, तो क्या ये स्पैम में डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। रिक्वायर्स कांस्टेंट मैनुअल अपडेटिंग एज द वर्ल्ड चेंजेस। जैसे जैसे समाज बदलेगा, दुनिया बदलेगी, वैसे वैसे रूल्स को भी बदलना पड़ेगा। इट इज नॉट अडेप्टेबल। फिर नॉट स्केलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। स्केलेबल ही नहीं है। स्केलेबल मतलब जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे जो ये रूल बेस्ड मॉडल है वो कम इफेक्टिव होता जाएगा। आई बात समझ में? अब हम आते हैं लर्निंग बेस्ड अप्रोच पे। लर्निंग बेस्ड में क्या होता है? लर्निंग बेस्ड में हम यूज करते हैं डेटा, उसके बाद हमारे होती है एक लर्निंग प्रोसेस जो कि किससे यूज होती है? ट्रेनिंग डेटा सेट से, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मॉडल बनता है, इस मॉडल में क्या होते हैं? रूल्स होता है, आंसर होता है, अडेप्ट्स ऑटोमेटिकली। Clear? Example, an image recognition model trained on thousands of dog images can identify dogs in new unseen images. Clear? चलो, अब जो ये मॉडल है, जब ये हम बात करें लर्निंग बेस्ड मॉडल की, ये सुपरवाइज्ड होता है, अनसुपरवाइज्ड होता है और रीइंफोर्स्ड होता है। ये हम कवर करेंगे कब? जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। अभी हम इसमें नहीं जाएंगे बिकॉज हम क्या कवर करना चाह रहे हैं? स्टेजेस, जस्ट द स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो जो ये टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये हम तब कवर करेंगे जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद चलो स्टेज नंबर 5। स्टेज 5 क्या है आपकी? स्टेज 5 है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब चेक करना, एग्जाम। जैसे तुम लोग का एग्जाम होता है वैसे ही एआई मॉडल्स का भी एग्जाम होता है। जो हमारा टेस्ट डेटा था, जो हमने डेटा एक्विजिशन स्टेज में अलग किया था, हम इस स्टेज में वो टेस्ट डेटा इसको देते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो टेस्ट डेटा पर अच्छे से काम कर पा रहा है या काम नहीं कर पा रहा है, ओके। सो evaluation is the final stage of AI project cycle. After a model has been trained, it must be tested to measure how well it performs on new unseen data. This ensures the model is reliable and ready for real world use. Clear? अब evaluation क्या है? The process of feeding testing data set into the trained model and comparing its prediction against the actual correct answer to calculate the model's accuracy and reliability. Clear? For example, जब हम डॉग्स इमेजेस का देख रहे थे, मैंने बहुत सारा डेटा जो है ट्रेनिंग डेटा सेट में बहुत सारी डॉग्स की इमेजेस दे दी। अब जब मैंने नए एक डॉग की इमेज भेजी, तो अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डॉग है तो इट्स एक्यूरेट, क्लियर, मॉडल पास हो गया। लेकिन अगर उसने बोला कि ये तो कैट है, तो ये एक्सपेक्टेड आउटकम से कुछ अलग ही प्रिडिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स द मॉडल हैज फेल्ड, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम जब इवैल्यूएशन करते हैं तो हम 4 मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ एन एआई मॉडल इज मेजर्ड यूजिंग 4 पैरामीटर्स। ये 4 पैरामीटर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि स्टेज हमारी इवैल्यूएशन समझ में आ गई है। लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू दे देती हूँ। नंबर 1 एक्यूरेसी, नंबर 2 प्रिसिशन, नंबर 3 रिकॉल
और नंबर 4 होता है F1 स्कोर। ठीक है, ये अभी हम फर्स्ट लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, वील बी कवरिंग इट इन डिटेल इन अपकमिंग सेशंस, सो से स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड। जरा ये स्क्रीनशॉट ले लो, रुको पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसमें तुम लोग को क्वेश्चंस कौन से सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन नैरो एआई, जनरेटिव, जनरल एआई, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेम 4 डोमेन्स वेयर एआई इज, स्टेट 2 एडवांटेजेस, व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग गलत क्यों कर रखी है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व करने हैं, मतलब आंसर्स लिखने हैं। और नेक्स्ट पार्ट में तुम लोगों को आंसर्स लिखने हैं इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का, इसकी जगह 5 कर लो। बस 9 से लेके 14 तक ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, बस। और अगर इफ यू वांट दिस पीडीएफ एज अ रिसोर्स फॉर यू टू स्टडी, टू रिवाइज, you can comment down below, so we'll reach out to you, we'll do our best to assist you in any way that is possible. Also, please do not forget to put your publication name, your book's publication name in the comment section. I will do my very best to assist you in every way I can. All right, see you in the next class.